Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 15वें की बात करेंगे। दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं हमारे चैनल द जीएस वे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की सीजीएस इकाई है। ये दोस्तों आपके चाहे एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों त्वरण की सीजीएस इकाई है। दोस्तों त्वरण की बात कर लेंगे तो त्वरण दोस्तों समय के संबंध में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। और त्वरण दोस्तों सदिश राशि है। त्वरण जो कि दोस्तों सदिश राशि होती है। और दोस्तों वस्तु के त्वरण की दिशा सतह पर कार्यरत शुद्ध बल की दिशा से निर्धारित होती है। और दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई क्या है, ये तो आपकी सीजीएस इकाई है। त्वरण की एसआई इकाई हो जाएगी दोस्तों मीटर टू सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एसआई इकाई, याद रखिएगा एसआई इकाई है ये आपका। और त्वरण की विमा की बात कर लेंगे तो विमा हो जाएगा दोस्तों L (T⁻²). ये दोस्तों विमा हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो टिक्का रोग दोस्तों संबंधित है मूंगफली से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिक्का रोग भारत में मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है दोस्तों। और मूंगफली की पत्ती के धब्बे, प्रारंभिक यानी कि पत्ती के धब्बे और बाद के पत्ती के धब्बे को आमतौर पर टिक्का बीमारी कहा जाता है। और यह रोग की गंभीरता के आधार पर लगभग पूर्ण मलिनीकरण और 50% या फिर उससे अधिक की उपज हानि का कारण बनता है। ये सब चीज़ें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस परीक्षा के लिए। बस ये याद रखें टिक्का जो कि दोस्तों मूंगफली की फसल से संबंधित है, बीमारी है एक प्रकार की। अब मूंगफली की बात करें दोस्तों, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों गुजरात। क्या है दोस्तों, गुजरात, याद रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ आपको। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में गुजरात। और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका निदेशालय है आपका जूनागढ़ गुजरात में। याद रखिएगा यह भी आपका यही जूनागढ़ गुजरात में है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से उनकी सबकी बात कर लेंगे, हम लोगों ने नीचे में किया है। ये हो जाएंगे दोस्तों आपके सरोद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य इसके अलावा कौन से हैं दोस्तों जिनकी बात करेंगे हम लोग, जैसे कि संगीत दोस्तों ये प्रश्न आपके चाहे किसी में भी हो, ग्रुप डी, रेलवे की कोई परीक्षा हो, आरआरबी की हो, मतलब किसी की भी, या फिर एसएससी की कोई परीक्षा हो, या फिर आपकी कोई भी स्टेट लेवल की परीक्षा हो, उन सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संगीतकार और संगीत वाद्य यंत्र, जैसे वायलिन में दोस्तों कौन कौन से लोग हैं, जैसे संगीतकार अभिजीत पी एस नायर, एल सुब्रमण्यम, एन राजम, काला रामनाथ, रागनी शंकर, कुन्नकुड़ी वैद्यनाथम। ये दोस्तों आपके वायोलिन में हो जाएंगे, वायोलिन में। और संतूर की बात कर लेंगे दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपोरी दोस्तों संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तबला की बात कर लेंगे दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा और उस्ताद तपू खान, जो कि दोस्तों तबला वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों सरोद की बात कर लेंगे, अमजद अली खान बंगस, अली अकबर खान जिनकी बात की है ये, और अलाउद्दीन खान, ये दोस्तों सरोद वादन से जुड़े हैं। बांसुरी में दोस्तों कौन है, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया और पारसनाथ। और वीणा की बात कर लेंगे दोस्तों, असद अली खान, जिया मोहिनुद्दीन डागर और अयनगरी श्याम सुंदरम, ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तथा सितार की बात कर लेंगे दोस्तों, पंडित रविशंकर तथा शाहिद परवेज खान। और चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रासायनिक यौगिक और उसके सामान्य नाम का गलत मेल हुआ है। अब इसमें दोस्तों आपके देखिए 4 प्रश्न आपके ऐसे ही बन गए। बस समझने का दोस्तों फेर होता है इसमें।
और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं पूछे जाते तो आपको इससे आपके 4 प्रश्न आपको बन गए हैं। आपको इसका सही उत्तर मतलब इसमें गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड और धोने का सोडा, ये दोस्तों नहीं होगा। और बाकी आपके तीनों ही सही हैं, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका खाने का सोडा हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोस्तों हांस गैस जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोस्तों चूना पत्थर। इसमें आपका ये गलत है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड धोने का सोडा। अब क्या होगा दोस्तों की बात कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों इसे आमतौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। और इसका उपयोग दोस्तों साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे रासायनिक यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र और उनके सामान्य नाम। जैसे कि रासायनिक यौगिक हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ये दोस्तों खाने का सोडा हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों N2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसको दोस्तों लाफिंग गैस या फिर हास गैस बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेंगे दोस्तों CaCO3 होता है, और यह दोस्तों चूना पत्थर होता है। और सोडियम कार्बोनेट की बात कर लेंगे, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 और 10H2O, दोस्तों ये आपका हो जाएगा धोने का सोडा। क्या हो जाएगा, धोने का सोडा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई व्युत्पन्न नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा व्युत्पन्न नहीं है किलोग्राम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी भौतिक मात्रा दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि बात कर लेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि मौलिक और बुनियादी मात्रा, तथा दूसरी होती है व्युत्पन्न मात्राएं। अब मौलिक और बुनियादी मात्रा यानी मूलभूत मात्रा की बात कर लेंगे तो ये 7 प्रकार की होती, कौन कौन सी, यही आपकी प्रश्न में आप पूछे जाते हैं दोस्तों। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत प्रवाह, तापमान और चमकदार्ती तथा पदार्थ की मात्रा, ये आपकी होती हैं। जबकि दोस्तों किलोग्राम व्युत्पन्न नहीं है। क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है। तो एक कोशिकीय नहीं है दोस्तों स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। स्पाइरोगायरा जो कि दोस्तों एक कोशिकीय नहीं है। स्पाइरोगायरा दोस्तों सामान्य नामों में पानी के रेशम और कंबल के खरपतवार शामिल होते हैं इनमें दोस्तों। और स्पाइरोगायरा दोस्तों ये आमतौर पर मीठे पानी के आवासों में पाया जाता है ये। और दुनिया के स्पाइरोगायरा की दोस्तों 400 से अधिक प्रजातियां हैं। अब दोस्तों एक कोशिकीय जीवों की विशेषताएं क्या होती हैं। एक कोशिकीय जीव दोस्तों आमतौर पर अलैंगिक साधनों द्वारा प्रजनन करते हैं, और वह यूकेरियोटस और या फिर प्रोकैरियोटस हो सकते हैं। और वह लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं, गर्म झरनों से लेकर जमे हुए टुंड्रा तक। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण है। तो समभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण दोस्तों कैल्शियम और आर्गन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। कैल्शियम और आर्गन दोस्तों समभारिक एक जोड़ी के उदाहरण है। कैल्शियम और आर्गन दोस्तों द्रव्यमान संख्या 40 है, जिसमें दोस्तों आर्गन की परमाणु संख्या की बात कर लेंगे 18 हो जाएगी, तथा और आर्गन की परमाणु संख्या दोस्तों इसमें आपकी कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 18 और आर्गन की परमाणु संख्या 20 हो जाएगी। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों लूड़ी नदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लूड़ी दोस्तों थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। लूड़ी बोले या फिर दोस्तों इसमें इसको लूनी भी बोल सकते हैं, लूनी या फिर लूड़ी दोनों एक ही प्रकार की होती हैं। चंबल नदी दोस्तों बात करेंगे, यह मध्य भारत में जो आपकी चंबल है दोस्तों, यह है मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। पेरियार नदी की बात कर लेंगे दोस्तों, यह है केरला की सबसे लंबी नदी है पेरियार। और माही की बात कर लेंगे, माही नदी भारत की ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के साथ साथ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, एक गर्मी की दोपहर में कपड़े से बने तंबू को सफ़ेद रंग के रूप में क्यों पसंद किया जाएगा। तो एक दोस्तों गर्मी की दोपहर में कपड़े से बने तंबू को सफ़ेद रंग के रूप में दोस्तों पसंद किया जाएगा, क्योंकि उष्मा का बुरा अवशोषक और अच्छा परावर्तक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्मा जो कि दोस्तों बुरा अवशोषक और अच्छा परावर्तक है। गर्मियों में दोस्तों सफ़ेद कपड़े धूप को परावर्तित करते हैं, जिसके कारण उष्मा का अनुभव कम होता है, इसलिए गर्मियों में
सफ़ेद कपड़ों का उपयोग अधिक किया जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार नहीं होगा दोस्तों, निकोबार होगा, ये आपका निकोबार हो जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊर्जा। ऊर्जा को दोस्तों ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने दोस्तों हाई स्कूल और इंटर की क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों ये। दोस्तों ये इसका सही उत्तर। ऊष्मागतिकी के दोस्तों पहले नियम के अनुसार दोस्तों इसे ऊर्जा के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, जो कहता है कि एक विलगित निकाय में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख है? तो राजा खारवेल का एक शिलालेख है दोस्तों हाथी गुम्फा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंश के दोस्तों तीसरे शासक खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में चेदी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये खारवेल दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, छात्र ने अल्कोहल के साथ एसीटोन मिलाया और एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को से किससे अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों छात्र ने मतलब मान लीजिए आप ही ने छात्र ने अल्कोहल के साथ एसीटोन मिलाया तो एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को प्रभाजी आसवन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन से अलग किया जा सकता है। अब प्रभाजी आसवन क्या होता है? जैसे दोस्तों दो या अधिक तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रभाजी आसवन, जिसके लिए दोस्तों क्वथनांक में अंतर 25 के से कम हो। दूसरा दोस्तों हो जाएगा हवा से विभिन्न गैसों का पृथक्करण और पेट्रोलियम के विभिन्न अंश, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, पाइथन एक है। तो दोस्तों पाइथन एक है उच्च स्तरीय भाषा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइथन दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा है। यह दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रक्रियात्मक प्रतिमानों में प्रोग्रामिंग की अनुमति देता है तथा भाषा का निर्माण दोस्तों गुइडो वैन रोसुम ने किया था। किसने किया था दोस्तों भाषा का निर्माण? गुइडो वैन रोसुम ने किया था। इसे दोस्तों पहली बार 1991 में जारी किया गया था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय सशस्त्र आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था? तो राष्ट्रीय सशस्त्र आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन को आधिकारिक रूप से संविधान संशोधन अधिनियम 44वां 1978 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जनता पार्टी द्वारा अधिनियमित ये किया गया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, डिस्क थ्रो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु डिस्क का वजन कितना होता है? तो डिस्क थ्रो यानी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में तो महिलाओं के लिए धातु डिस्क का वजन होता है 1 किलोग्राम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क थ्रो दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग प्रतिस्पर्धा के तहत आता है डिस्क थ्रो। और दोस्तों एथलीट थ्रो या फिर डिस्क थ्रो एक धातु डिस्क है जिसका वजन पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम। मतलब पुरुषों के लिए कितना 2 kg और महिलाओं के लिए दोस्तों 1 kg, याद रखिएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, किसमें सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है? कौन सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति जो आपकी होती हैं उनकी बात कर लेंगे। मौद्रिक नीति दोस्तों और राजकोषीय नीति दो अलग अलग उपकरण हैं जिनका किसी देश की आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस
ने, देखिए आपका बोस अलग ही हो गया इसमें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बोस, ये आपका हटा दे रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया। मतलब समझ सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था। मतलब समझ सकते हैं, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान शुरू किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कौन कौन सी, जैसे 1938 हरिपुर और 1939 त्रिपुरी में। याद रखिएगा, राज्य या फिर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति में। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में एक भारतीय सेना की स्थापना की थी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, जीवों और वायुमंडल के संपर्क से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो जीवों और वायुमंडल के संपर्क से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान विज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल शामिल है। और आपका दोस्तों कोशिका विज्ञान क्या हो जाएगा? यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कोशिका के संरचना और कार्य का अध्ययन करती, जिसे जीवन की मूल इकाई के रूप में भी जाना जाता है। आनुवंशिकी की बात कर लेंगे, आनुवंशिकी की कि यह जीवों के अध्ययन, जीवों में भिन्नता और आनुवंशिकता से संबंधित जीव विज्ञान की एक शाखा है। और जीनोमिक्स की बात कर लेंगे दोस्तों, यह जीव विज्ञान के एक अंतः विषय क्षेत्र है जो जीनोम की संरचना, कार्य, विकास, मानचित्रण और संपादन पर केंद्रित है। और यह एक जीनोम एक जीव का डीएनए का पूरा सेट है जिसमें उसके सभी जीन शामिल होते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना आपको दोस्तों सही कौन सा, ऑक्सीजन 21% या फिर नाइट्रोजन 78% या फिर दोनों सत्य हैं और या फिर दोनों ही असत्य हैं। इनमें से आपको चारों में बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। ऑक्सीजन दोस्तों वायुमंडल में 21% और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन तो सभी जानते हैं दोस्तों, एक रंगहीन और स्वादहीन गैस वायुमंडल के लगभग 78% भाग के लिए है और यह क्लोरोफिल और अमीनो अम्ल का एक प्रमुख घटक है। और ऑक्सीजन दोस्तों एक गंधहीन स्वादहीन गैस है जो वायुमंडल के लगभग 21% भाग के लिए जिम्मेदार है और जीवन को संभव बनाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो दोस्तों कोई नहीं रह सकता। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्रमा हैं? तो सबसे अधिक दोस्तों मैंने पहले भी शायद करा रखा है क्लास में, तो ये आपका हो जाएगा शनि ग्रह। शायद थ्योरी में मैंने बताया है, लेकिन बताया है मुझे अभी भी याद है। दोस्तों शनि ग्रह है, यह सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों तो इसमें कितने हैं दोस्तों? 82 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह? 82, कुल 82 उपग्रह हैं। सबसे अधिक हैं दोस्तों 82। और शनि में दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले आईपीएस अधिकारी कौन हैं? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों अपर्णा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए, अपर्णा कुमार। दोस्तों तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के साथ एडवेंचर स्पोर्ट के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो उन्हें दोस्तों लैंड एडवेंचर श्रेणी में सम्मानित किया गया अपर्णा कुमार को। और अपर्णा कुमार 2002 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और ये सब तीनों लोग भी दोस्तों, संयुक्ता पराशर, रूपा मुदगिल और आर सी लेखा, ये तीनों ही दोस्तों, ये सब लोग भी आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को दोस्तों जॉन मैकार्थी ने बनाया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी ने बनाया है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एक एंग्लो वेल्स दार्शनिक थे दोस्तों, जो बंगाल के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ
जुडिशरी के न्यायाधीश और चीन भारत के विद्वान थे। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो स्थापना की थी 1784 में। कब की थी? 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? तो भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में का हिस्सा नहीं है दोस्तों, खनन, धातु कर्म, संचालन और दवाइयाँ। ऑप्शन डी दोस्तों भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है। और 8 और कौन कौन से हैं? जैसे मतलब भारत के 8 मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन। याद रख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से शामिल हैं। 3 दे देगा, 1 नहीं देगा तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। कोयला, फिर से बता देता हूँ मैं आपको, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती दोस्तों जिब्राल्टर नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिब्राल्टर की जल संधि दोस्तों, जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर एल्यूमिनियम का प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर एल्यूमिनियम का प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों 7 से 8%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एल्यूमिनियम एक हल्का और बिना संचारक खनिज है। यह एक बेहतरीन पावर कंडक्टर है और एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में सस्ता होता है और बिजली के उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। आप भी देखे होंगे दोस्तों, इसका उपयोग घर के बर्तन, कार के पुर्जे, रेलवे की गाड़ियाँ, विमान के पुर्जे और खिड़कियाँ और दरवाजे बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा मानवीय संगठन है और इसका मुख्यालय है दोस्तों रोम में। कहाँ पे दोस्तों? रोम, इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1961 में। ये दोस्तों ये आपका ये है, सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि रोम में है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1961 में हुई थी। और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है आपकी, मतलब एक शाखा ही है दोस्तों एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, विजडन क्रिकेटर के पंचांग को किस देश ने प्रकाशित किया जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो दोस्तों विजडन क्रिकेटर के पंचांग को दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी, देश ने प्रकाशित किया जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? विजडन क्रिकेटर्स अलमांग दोस्तों एक वार्षिक प्रकाशन जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई दोस्तों? 1864 में। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में सिक्के लाने का एकमात्र अधिकार है? तो भारत में सिक्के लाने का एकमात्र अधिकार है दोस्तों भारत सरकार को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। भारत सरकार के पास सिक्कों का एकमात्र अधिकार है। दोस्तों संयोग अधिनियम 1906 के संदर्भ में भारत सरकार के साथ साथ समय समय पर संशोधन के लिए सिक्का के लिए जिम्मेदारी निहित है। और विभिन्न संप्रदायों में दोस्तों सिक्कों की डिजाइनिंग और खनन भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और दोस्तों कहाँ कहाँ, जैसे मुंबई, अलीपुर जो कोलकाता में है, सैफाबाद जो कि हैदराबाद में है, चेरल्लापल्ली जो कि हैदराबाद और नोएडा जो कि यूपी में 5 भारत सरकार टकसालों पर सिक्के लगाए जाते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडम स्मिथ ये आपके सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य दोस्तों की बात करें जो प्रमुख अर्थशास्त्री, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक जिसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस दोस्तों पॉल सैमुएलसन है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? पॉल सैमुएलसन ये हो जाएंगे आपके लेखक हो जाएंगे फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस।
दोस्तों दास कैपिटल के कौन है लेखक? कार्ल मार्क्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल। और नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस दोस्तों लियोनस रॉबिन्स। और द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये दोस्तों इनके लेखक हैं जॉन मेनार्ड किन्स। और हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये दोस्तों हैं जॉन मेनार्ड किन, ये भी दोस्तों इन्हीं के हो जाएंगे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय एक कला संग्रहालय जो भारत के हैदराबाद तेलंगाना शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में स्थित है। और यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचक। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, सीएनजी के मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है? सीएनजी में मुख्य रूप से दोस्तों मीथेन गैस, कौन सी गैस? मीथेन गैस उपस्थित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सीएनजी के दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों मीथेन गैस उपस्थित जो इंजन क्षमता उत्पन्न करती है सीएनजी में। और दोस्तों इसमें घटक में दोस्तों मीथेन के अलावा कौन से सीएनजी में उपस्थित अन्य घटक कौन से हैं? जैसे कि इथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड और जल होते हैं। ये आपके सीएनजी में होते हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला हमेशा किससे शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए, प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खाद्य श्रृंखला हमेशा पौधे के जीवन से शुरू होती है और एक जानवर के साथ समाप्त होती है। और दोस्तों पौधे का उत्पादन कहा जाता है क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन का उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। तो जिस प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं उसे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।